हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर क्लासेस के अंदर। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 क्लास 6। क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की याद हो, स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। जब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे साधन हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। तो उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ये देखिए आपका मानचित्र 1 है। इसमें देखो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी खोजो, कहाँ है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी देखिए, मुझे तो कहीं भी नहीं नज़र आ रही नर्मदा नदी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये तो हैं गारो की पहाड़ियाँ। सोन नदी भी है, नर्मदा नदी। ये रही गाइस नर्मदा नदी। ये रही है आपकी नर्मदा नदी। ये जो ऐसे ऐसे आपकी है, ठीक है। विंध्य पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, ताप्ती नदी। तो ये है गाइस आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। कौन सी नर्मदा नदी? ये वाली आपकी है नर्मदा नदी। ये जो यहाँ पे ऐसे इसके किनारे पर लोग रहा करते थे। आगे देखो, मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि जो आपका मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का, तो सिंधु नदी देखो आप कहाँ है।
सिंधु नदी, झेलम नदी, चनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी, सिंधु नदी। ये रही गाइस हमारी सिंधु नदी, ठीक है। और उसके बाद हमें पता लगाना है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो उसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो हैं आपकी झेलम, चनाब और रावी और आपकी सतलुज, ठीक है। और ये आपकी व्यास, ये है व्यास नदी, चनाब, झेलम नदी, ये है आपकी झेलम नदी। तो इस प्रकार ये हुई आपकी झेलम नदी, ये है झेलम, ये है चनाब, ये है रावी, ये है व्यास और ये है सतलुज। तो ये इसकी क्या हुई, सहायक नदियाँ। अब हमें पता लगाना है इसके अंदर गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो गंगा व इसकी सहायक नदी सोन। तो गंगा नदी आपकी ये रही, ये रही आपकी गंगा नदी, ये रही गंगा नदी। इसकी सहायक नदी सोन। सहायक नदी होती है जो बाद में आके गंगा के अंदर मिल जाती है। तो ये आपकी गंगा नदी ये जा रही है और बाद में ये सोन नदी ये इसमें गंगा नदी में आपकी मिल रही है। ओके। उसके बाद गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों में सदैव महाद्वीप उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आजकल लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। यहाँ पे पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा कि वे ऐसा कर सकें, वो पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपरा को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर और तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम। अपने देश के लिए हम पीछे इन्होंने क्या देखने के लिए बोला था?
जो पीछे बोला था ना वो आप लोग देखिए कि क्या देखने के लिए बोला था, और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपने उसे देखा या नहीं। देश के नाम। देश के नाम में अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। एटलस एक मैप होता है जिसमें सारे देशों के नक्शे होते हैं। लगभग 250 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु की हिंदोस्त अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्री अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष प्रकार से भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। देखिए पांडुलिपि कहाँ लिखी मिलती है? पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़ पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। यह है आपका भोजपत्र जिस पर पांडुलिपि लिखी हुई है हाथ के द्वारा। अब देखिए इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने देशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख लगभग 2200 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नाम के शासक के आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में
पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। पढ़ते हैं तो क्या प्रयोग करते हैं? लिपि का। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेखी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। उसके बाद देखिए, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों की तरह उत्कीर्ण करवाते थे। लोग क्या करवाते थे? इन चीज़ों को उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके। पत्थरों पर उन्हें लिखवा लेते थे कठोर सतह पर, ठीक है, ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जैसे जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित उनकी पुत्रियों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। जो राजा थे, रानियां थी, राजा की रानियां थी, और जो स्त्री पुरुष थे उन्होंने भी अपने जो काम थे, जो अपनी चीज़ें थी, वो उत्कीर्ण करवा ली ताकि लोग उन्हें देख सकें। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़कियों में अर्जित विजयों को लेखा जोखा रखा करते थे। जो शासक थे वो लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा, जो लड़ाइयों में उनकी विजय होती थी, जो उनकी जीत होती थी, उसका लेखा जोखा वो शासक रखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? ये बात तो हमें नहीं पता कि क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। देखें अब, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यानी कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद। हैं जो इनका अध्ययन करता है कि ये इनमें क्या कठिनाइयाँ आती थी लिखने में। जो पुरातत्वविद है, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं पुरातत्वविद? पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, तो कि जो अवशेष होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों और जो बर्तनों, आभूषणों बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पत्थर, इस प्रकार के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। 4700 वर्ष पूर्व होता था। इसे मटका बोलते हैं। देखो आप लोग पानी पीते हो, जिसमें आज के टाइम भी लोग इसका यूज़ करते हैं, लेकिन पहले 4700 वर्ष पूर्व इसका प्रयोग होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, यहाँ पे है एक आपका चांदी का सिक्का, ठीक है, चांदी का सिक्का पुराना। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 250 वर्ष पूर्व होता था। यह आपका सिक्का है, इसका प्रयोग कब होता था? 250 वर्ष पहले। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? भिन्न तो देखो गाइस, ये कैसे रेक्टेंगुलर टाइप का भी नहीं है ना। आजकल के सिक्के तो सिल्वर कलर के होते, डिज़ाइनदार। ये पुराना कलर है, स्लेटी सा कलर था। सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे, हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे।
वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यह अन्न के दाने अथवा लकड़ियों के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियाँ, बताओ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्या उनको ये अवशेष मिलते होंगे? और जो पांडुलिपियाँ हैं, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद इतिहासकार होते थे जो इतिहास की नॉलेज रखते थे, और पुरातत्वविद होते हैं जो पत्थरों पर जो लिखी हुई चीज़ होती हैं उनका अध्ययन करते हैं कि ये कैसे चीज़ आई। जो चीज़ों को ढूंढते हैं, उन जो पुरानी चीज़ों उनको ढूंढते हैं, उन जासूसों की तरह हैं जो उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में के अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर याद दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जो पशुपालक थे अथवा जो कृषकों थे उनका जीवन था राजाओं तथा रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। यानी पशुपालकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से भिन्न था, और जो व्यापारियों का जीवन था वो शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था। वो ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताते थे। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले जो लोग होते हैं खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। पुरातत्व ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हेल्प करता है उनके जीवन के बारे में जानने के लिए। तो राजा तो लिखते थे अपनी जो चीज़ें थी, जो उनके अर्जित विजय थी, उसको रिकॉर्ड करते थे। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब क्या? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म 2000 वर्ष के बाद से ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ई पूर्व ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं।
ईसा मसीह के जन्म की शुभकामनाओं से जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लंघन करेंगे। देखो, इतिहास और तिथियां। अंग्रेजियों में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व, इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में बीसी, हिंदी में क्या होता है बीसी, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी क्या होती है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के इतने वर्ष पहले। और ई पूर्व होता है आपका ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों के पहले एडी हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एना डोमिन नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। एडी का मतलब है एना डोमिन, तो इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब क्रिश्चियन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। उनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। कई अभिलेख कब लिखे गए थे? कई सौ वर्ष पूर्व। सभी अभिलेखों में लिपियां और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। कोई चीज़ लिखेंगे तो डेफिनेटली उसमें क्या चीज़ होगी? लिपि और भाषाओं का प्रयोग। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है कि अज्ञात लिपि को कैसे पता लगाएं। लगभग 5000 पुरुष यहाँ राजा रानी रहते थे। ये देखिए आप, इनका मतलब, इसका मतलब है पी, इसका मतलब है टी, इसका मतलब है ओ, इसका मतलब है आपका एल, इसका मतलब है एम, इसका मतलब है आई, इसका मतलब है एस। इस प्रकार की लिपियाँ होती थी आपकी। इसका मतलब है के, इसका मतलब है एल, इसका मतलब है आई, है ओ। इस प्रकार इसका मतलब है ए। जहाँ पे चित्रों को देख के इन चित्रों का मतलब है यहाँ ए, तो उससे उसकी डेफिनेशन पता लगाते थे, उससे मीनिंग बना लेते थे। ये देखिए हमारा सस्पेंस खत्म हुआ क्योंकि हमें ये पता लगाना था कि वो कैसे पता लगाते हैं ना। ये हमें पता लग चुका है। और मिस्र के उत्तरी तट पर रोसे का नाम का एक कस्बा है। यहाँ से लगभग एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं जिसे इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी मिस्री संकेतों का अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र